मैं दीपक कुमार रॉय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री फार्म पर। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन बफर, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशंस। बफर सोल्यूशन, माना हमारे पास किसी भी प्रकार की एक सोल्यूशन है। अगर उस सोल्यूशन में हमने एसिड या बेस का एडिशन कर रहे हैं तो उसके पीएच में अगर हमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगी तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जो हमारा बफर सॉल्यूशन होता है वो वीक एसिड और उसके कंजुगेट बेस से बना हुआ रहता है या फिर वीक बेस एंड कंजुगेट एसिड से मिलकर बना हुआ रहता है बफर सॉल्यूशन। कंजुगेट एसिड बेस मीन्स क्या होता है, तो माना हमारे पास कोई बेस है दैट इज NH3 या H2O। तो इस NH3 में से अगर हमने एक हाइड्रोजन का लॉस करवा दिया तो वो हाइड्रोजन के लॉस से क्या बन रहा है, हमारा NH2 बन रहा है। और जो NH2 हमारा बन रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारा कंजुगेट बेस हो जाएगा। अगर इसी NH3 में हमने प्रोटॉन का एडिशन करवाते हैं तो ये प्रोटॉन जो एडिशन हो रही है वो हमें कंजुगेट एसिड देगी। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी बेस में हमने प्रोटॉन का एडिशन किया तो वो जो कंपाउंड हमें मिलेगी वो हमें मिलेंगे कंजुगेट एसिड। और उसी तरफ अगर हमने हाइड्रोजन का रिमूव करवा दिया, उसे लॉस किया अगर किसी बेस से, तो वो हमें कंजुगेट बेस देगा। अगर हम बफर की टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एसिडिक बफर, दूसरे होते हैं बेसिक बफर। जो हमारे एसिडिक बफर होते हैं इसमें क्या होते हैं, एसिड और बेस के रिएक्शन से, जो हमारा एसिड है और बेस है इन दोनों के रिएक्शन से हम लोग जानते हैं कि जितने भी एसिड बेस रिएक्शन होते हैं वो हमें सॉल्ट प्लस H2O देता है। तो जो हमें सॉल्ट यहाँ पे मिल रहा है वो सॉल्ट कहाँ से आ रहा है, इस एसिड और बेस के रिएक्शन से हमें मिल रहा है। ये बेस हमने कौन सा लिया है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और एसिड जो ले रहे हैं हम ये वीक एसिड हम लोग ले रहे हैं। तो जो हमें सॉल्ट मिला, इस सॉल्ट का फिर रिएक्शन हम लोग वीक एसिड के साथ करवाएंगे और जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो एसिडिक बफर होगा। वैसे ही बेसिक बफर में भी जब हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो जो सॉल्ट मिलता है उस सॉल्ट से फिर हम वीक बेस के साथ रिएक्शन करके बेसिक बफर ऑब्टेन करते हैं। तो दोनों में एक कॉमन चीज़ आपको देखने को मिली होगी कि एसिडिक बफर में क्या हो रहा है कि हम लोग वीक एसिड ले रहे हैं और बेस स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं। मीन जिसका बफर हमें बनाना है वो हम वीक लेंगे। जैसे एसिडिक बफर बनाना है एसिड का तो वीक एसिड ले रहे हैं और बेस हम स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं। अगर हमें बेसिक बफर बनाना है तो जो हम बेस लेंगे, बेसिक बफर मीन्स बेस, तो बेस हम जो ले रहे हैं वो वीक होगा और जो एसिड लेंगे वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो बफर आप लोग समझ गए कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर कैसे बनते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन की बात करें कि बफर का हमारे केमिस्ट्री में क्या क्या यूजेज हैं। तो जो हमारा बफर होता है ये डिटरमाइन करता है पीएच किसी भी सॉल्यूशन का, किसके हेल्प से, इंडिकेटर के हेल्प से। जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि बफर जो है हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। किस किस चीज़ में, तो पेपर के मैन्युफैक्चरिंग में, डाइज, इंक्स, पेंट्स एंड ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने में बफर का यूज हम लोग करते हैं। जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि बफर जो है हमारा वो हमारे एग्रीकल्चर में भी यूज किए जाते हैं, डायरी प्रोडक्ट जो बनते हैं उसमें भी यूज किए जाते हैं, और जो जितने भी फूड्स हो गए या फ्रूट्स हो गए इसके प्रिजर्वेशन में भी हम लोग बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। अब हम लोग एक नेचुरल बफर की बात करते हैं जो हमारे बॉडी में ही पाया जाता है, डैट इज ब्लड। जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, नेचुरल बफर होता है। कैसे, जैसे कि माना हमने कभी कोई सब्सटेंस एसिडिक खा लिया या कभी बेसिक खा लिया तो उसकी वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस होंगे तो वो तो एसिडिक हो जाने चाहिए थे, मगर जो हमारा ब्लड होता है वो क्या काम करता है, उस एसिड या बेस के एडिशन को मिनिमाइज कर देता है और हमारा पीएच को हमेशा 7.4 बना कर रखता है। जो हमारा ब्लड का पीएच होता है वो 7. हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है कि बफर सॉल्यूशन जो है हमारे वो फॉस्फेट आयन को भी रिमूव करने में यूज किए जाते हैं। फॉस्फेट आयन को रिमूव हम लोग कैसे करते हैं, एसिटिक एसिड और एसिटिक
एसीटेट, सोडियम एसीटेट, इन दोनों का पहले हम लोग बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर इस बफर सॉल्यूशन के यूज़ से हम लोग फॉस्फेट आयन का रिमूव कर देते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा HLV स्केल और सॉल्युबिलाइजेशन के बारे में। जो हमारे HLV सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोफिलिक लाइवोफिलिक बैलेंस। तो हाइड्रोफिलिक मीन्स वाटर लविंग एंड लाइवोफिलिक मीन्स वाइल्ड लविंग या वाटर हेटर कहते हैं इसे। तो जो हमारा HLV स्केल होता है, ये बैलेंस या हमें हाइड्रोफिलिक लाइवोफिलिक सर्फेक्टेंट के बारे में एक आइडिया देता है कि कौन सा सर्फेक्टेंट हमारा जो है वो हाइड्रोफिलिक के लिए बेस्ट है और कौन सा सर्फेक्टेंट जो है हमारा लाइवोफिलिक के लिए हमारा बेस्ट माना जाएगा। जो हमारा HLV स्केल होता है वो 0 से 20 होते हैं। हमारे HLV स्केल भी हमने आगे आपको बताएंगे कि कितने से कितने पॉइंट तक के लिए कौन से सूटेबल होते हैं। जो हमारा रेंज 3.5 से 6 होता है वो सर्फेक्टेंट जो होते हैं हमारे वाइल इन वाटर इमल्सन के लिए यूज किए जाते हैं। बाकी के जो बचे 8 to 18 रेंज के जितने भी सर्फेक्टेंट यूज किए जाते हैं वो हमारे वाटर इन वाइल में यूज किए जाते हैं। तो ये हमारा HLV स्केल है। HLV स्केल क्या है? 0 से 20 तक है। जो हमारे HLV स्केल में यहाँ 0 से 3 तक है, ये 0 से 3 जो है हमारे वो एंटी फॉर्मिंग एजेंट होते हैं। बाकी के जो 3.5 से लेकर 6 तक वो वाइल इन वाटर इन वाइल इमल्सन एजेंट होते हैं। इमल्सन एजेंट वाइल इन वाटर मीन्स क्या हो गया? हमारे वाइल की संख्या ज़्यादा होगी और वाटर की संख्या क्या होगी? उसमें कम होगी। वैसे इमल्सन, वैसे सर्फेक्टेंट, वैसे एजेंट इसमें यूज होते हैं और ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं। जो हमारे 6 से 9 है वो वेटिंग एंड स्प्रेडिंग एजेंट माने जाते हैं। 8 से 16 तक वो वाइल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं। जो हमारे 13 to 15 है वो डिटर्जेंट के तौर पे यूज किए जाते हैं। और बाकी के जो बचे 16 से 20 तक वो हमारा सॉल्युबलाइजिंग एजेंट होता है। तो HLV स्केल हमें यही बताता है कि कौन से एजेंट कौन से वाटर में सॉल्युबल बढ़िया से होंगे या फिर वाइल में सॉल्युबल होंगे या वाटर डिस्पर्सिबल होंगे। अब हम लोग देखेंगे सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है। तो सॉल्युबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। किसकी सॉल्युबिलिटी को? पुअरली वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस के सॉल्युबिलिटी को हम लोग इंक्रीज करते हैं। तो उससे ही हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्युबलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में जो होते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का इंक्रीज करना एक्वास मीडियम में। ऐसे सॉल्यूशन को जो हमारे एक्वास मीडियम में सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं, वैसे कंपाउंड को क्या कर रहे हैं हम लोग? इंक्रीज कर रहे हैं एक्वास मीडियम में सॉल्युबिलिटी को। किसके हेल्प से? सरफेक्ट एक्टिव एजेंट, जिसको कि सरफेक्टेंट भी हम लोग कहते हैं। तो इसी फेनोमेना को हम लोग सॉल्युबलाइजेशन भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सॉल्युबलाइजेशन का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। जो हमारे यूजेज हैं, ये सॉल्युबलाइजेशन बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं। किस लिए? तो मिक्सिंग करने के लिए किसी भी 2 इमिसिबल लिक्विड का, और किसके हेल्प से? ताकि ये हमें हेल्प कर दें ड्रग्स के मेकिंग में भी यूज करते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है क्या है कि ये इम्पॉर्टेंट फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी ड्रग का, और इसमें क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर भी होता है अचीव करने का डिजायर्ड कंसंट्रेशन इन सिमेट्रिक सर्कुलेशन। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है कि सॉल्युबिलिटी जो होता है बिहेवियर ऑफ द ड्रग, किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी बिहेवियर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है पर फॉर्मुलेशन टेस्टिंग फॉर पुअरली वाटर ड्रग के लिए। अब हम लोग एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन देखने वाले। तो कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है एक वाइडली यूज किए जाने वाले, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज करने वाली टेक्निक है। किसके फील्ड में? फार्मास्यूटिकल फील्ड के लाइन में।
इसका यूज हम लोग करते क्यों हैं, तो इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव कर दें। जैसे कि हमारे पास माना फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है जिसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो वैसे इंग्रेडिएंट की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करना बाय द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स बनाकर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करके, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्सेशन कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्सेस जनरली जो होता है वो क्या होता है, डोनर और एक्सेप्टर मैकेनिज्म होता है। डोनर जैसे कि जो कंपाउंड डोनर है वो क्या हमारा लिगेंड होगा, उसके पास लोन पेयर, जो भी लोन पेयर कंटेंट करेंगे वो क्या होंगे, लिगेंड होंगे, और लिगेंड हमारा क्या होगा, डोनर होता है। ये हमारा लिगेंड है NH3, ये हमारा क्या करेगा, किसी भी डी ऑर्बिटल मेटल के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेगा। अब हम लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन का यूज हम लोग क्यों करते हैं, किस किस वे में करते हैं। तो जो हमारा पहला है फिजिकल स्टेट, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं कॉम्प्लेक्सेस सॉलिड में, सॉलिड कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हमारा दूसरा पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, तो इसमें इस केस में क्या हो रही है कि हम किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को इन्हेंस कर रहे हैं, किसके द्वारा, कॉम्प्लेक्सेशन के द्वारा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल भी लिया है, एट लो कॉन्सेंट्रेशन कैफीन जो होता है हमारा, वो क्या करता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड का बढ़ा देता है, किस पे, लो कंसेंट्रेशन पे। जो हमारा तीसरा पॉइंट है सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, इसमें क्या होते हैं कि सॉलिड स्टेट की स्टेबिलिटी किसी भी ड्रग का इन्हेंस कर दिया जाता है। जैसे कि बीटा, जो हमारा बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्सेस है, ये क्या करते हैं, हमारे विटामिन ए और डी की स्टेबिलिटी को केमिकली क्या करती है, इन्हेंस कर देती है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है केमिकल स्टेबिलिटी की, तो इस केस में क्या हो रही है, केमिकल स्टेबिलिटी में क्या कर रहे हैं कि रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर दे रहे हैं। किसके रेट को, तो बेंजोकैनिन के, कैसे, तो कॉम्प्लेक्सिंग करके किसके साथ, कैफीन के साथ। जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है डिजोल्यूशन, डिजोल्यूशन केस में क्या होता है कि माना हमारे पास कोई एक सोल्यूशन है, हमने एक सोल्यूशन लिया है, जिस सोल्यूशन में हमने नमक को वाटर में डिजॉल्व करते जा रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि वो नमक उसमें घुलना बंद हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो रही है कि हम लोग सॉल्युबिलिटी को तो कर रहे थे स्टार्टिंग से, बट डिजोल्यूशन भी हो रही थी, लेकिन एक रेट पे क्या हो रही है, उसकी डिजोल्यूशन क्या हो गई, वो घट जाएगी, उसमें घुलनशील नहीं होंगे। तो उस वक्त के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट का यूज करते हैं ताकि उसके सॉल्युबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। जो हमारे फिर सिक्स्थ पॉइंट है पार्टीशन कॉफिशिएंट, इसमें क्या है कि माना हम एक एग्जांपल लिए, परमैंगनेट आयन है हमारे पास, इसको क्या करने, ट्रांसफर्ड कर रहे हैं बेंजीन फेज में, कहाँ से, वाटर से। तो ऐसे फेज को ट्रांसफ़र कैसे किया जा रहा है, बाई कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के द्वारा, कॉम्प्लेक्सिंग बनाकर। जो हमारा सेवेंथ पॉइंट है, इस सेवेंथ पॉइंट, इस केस में क्या हो रहा है कि टेट्रासाइक्लिन्स के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। कैसे, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब क्या है, डाइवैलेंट कटायन होते हैं। ये क्या होते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और उसके एब्जॉर्प्शन एंड बायो एबिलिटी को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिड्यूस टॉक्सिसिटी। इस केस में क्या होता है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन जो होता है बहुत ही इफ़ेक्टिव कॉम्प्लेक्सेस माना जाता है, किसके केस में, तो अल्सर्नोजेनिक के केस में ये क्या करते हैं, उसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करते हैं। जो हमारा नाइन्थ पॉइंट है एंटीडोट फॉर मेटल पॉइजनिंग, ऐसे केस में क्या है, BA डाइमरकार्पल, कैल्शियम EDTA, पेनिसिलामाइन, ये सभी जो है ये कॉम्प्लेक्सेस हैं। ये सब क्या करते हैं, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के बाद उसे हमारे बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं बाय यूरिन। ठीक है। जो हमारा 10th पॉइंट है एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, इस केस में क्या होगा कि
जितने भी बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म होंगे उसे किया जाएगा। तो उस एक्टिविटी में एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी बाय कॉम्प्लेक्सेस के द्वारा ही किल करना एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी कहलाता है। इस क्वेश्चन में हम लोग जानेंगे सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है और यूएटिक मिक्सचर किसे कहते हैं। सब्लिमेशन जान लेते हैं पहले क्या होता है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम लोग सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और डिपोजिशन क्या होता है कि गैस को डायरेक्ट कन्वर्ट करना सॉलिड में डिपोजिशन होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाएं तो उसमें क्या हो रही है, मेल्टिंग हो रही है। और इस मेल्टिंग में क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रही है। तो किसी भी सॉलिड को लिक्विड में अगर हमें कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो फिर टेम्परेचर को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। और उस केस को क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। फिर अगर हमें वापस जानी है गैस से लिक्विड में, तो इस केस में क्या है, टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं और इसको कंडेंसेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अगर हमें लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाना है तो टेम्परेचर हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। और इस केस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। तो सब्लिमेशन आप समझ गए होंगे कि सब्लिमेशन किसे कहते हैं। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे कि सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है जहाँ पे किसी भी मैटर की चेंजिंग नहीं होती है, सभी एक फेज में पाए जाएंगे। स्टेट ऑफ मैटर जो होंगे वो एक फेज में पाए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने एक फिगर दिखाया है, प्रिंसिपल अगर बात करें तो ये जो ओ पॉइंट है ये सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। इस सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट में जो ओ पे पोजीशन पे जो कंपाउंड होंगे वो ना ही सॉलिड होंगे, ना वेपर होंगे, ना लिक्विड होंगे। वो एक स्टेट में पाए जाएंगे और वहाँ पे किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं होगी। अगर हम लोग देखें ओ ए की बात, तो यहाँ पे क्या हो रही है, वो सब्सटेंस जो है वेपर में कन्वर्ट हो रही है, ओ बी में लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड ओ सी में सॉलिड में कन्वर्ट हो रहे हैं। सॉलिड की केस की बात करें तो टेम्परेचर क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है, प्रेशर भी क्या है, घट रहे हैं। इस केस की वेपर की बात करें, किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें वेपोराइज फॉर्म में लाए जाना है तो उसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज करना पड़ेगा और वेपर भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमें उस सब्सटेंस को लिक्विड में ले जाना है तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि वही जब पॉइंट वेयर फेज ऑफ मैटर आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, वो ये पॉइंट जो है वो हमें क्या, गैस फेज को इंडिकेट कर रहा है, ओ बी जो है वो लिक्विड फेज को, और ओ सी जो है सॉलिड फेज को इंडिकेट कर रहा है। और जो पॉइंट है ओ, उसे हम लोग सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। अब हम लोग इसकी एडवांटेज की बात करें कि आखिर इसके यूजेस क्या हैं, तो इसके मेन एडवांटेज क्या है सब्लिमेशन का, वो ये है कि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में इसके यूज किए जाते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि इसका जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो होता है लॉस होता है, मीन्स ज़्यादा अमाउंट हमारे लॉस नहीं होंगे इस केस में। सॉल्वेंट हम इसमें एकदम नहीं यूज करते हैं। और जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि ये जो हमारे 100 mg के लिए बहुत ही बेस्ट मेथड माना जाता है प्यूरिफिकेशन क्लियर करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट यूटिक मिक्सचर के बारे में जानेंगे। यूटिक मिक्सचर होता है, यूटिक मिक्सचर को अगर हम लोग समझना चाहें तो सिंपली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किसी भी दो हमने सब्सटेंस लिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 62 है, एक की मेल्टिंग पॉइंट 42 डिग्री सेल्सियस है। और जब हम इन दोनों का रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारे मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रही है, कम मिल रही है, 37 डिग्री सेल्सियस मिल रही है। तो यूटिक मिक्सचर में यही होता है कि जब हम दो सॉलिड कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, जब उससे हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, तो उस केस में हमें मेल्टिंग पॉइंट की क्या होगी, वो डिक्रीज देखने को मिलेगी। उस केस में क्या होंगे, हमें मेल्टिंग पॉइंट कम मिलेंगे। जैसे कि ए हमने माना इस फिगर में ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और बी की भी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन जब इन दोनों का मैंने रिएक्शन करवाया तो क्या देखा, ये एक ई पॉइंट पे आकर क्या होगा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, घट गई। और ये जो ई पॉइंट है यही यूएटिक पॉइंट होते हैं। और जो इसके ऊपर पाए जाएंगे वो सॉलिड या लिक्विड में होंगे, बट जैसे ही यूएटिक पॉइंट के नीचे आएंगे वो हमें सॉलिड फेज में ही देखने को मिलेंगे, जो भी कंपाउंड बनेंगे वो। अगर हम फैक्टर की बात करें यूटिक मिक्सचर के फॉर्मेशन की, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा, जो हमारे यूटिक मिक्सचर में होंगे वो क्या होंगे, मिसिबल होंगे लिक्विड स्टेट में और इमिसिबल होंगे सॉलिड स्टेट में।
जो ये यूटिक मिक्सचर का इक्वेशन था वो हमें जैनहॉफ इक्वेशन ने दिया था। और इसके थर्ड पॉइंट में क्या है कि ये जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन भी करते हैं, जो हमारे यूटिक मिक्सचर होते हैं वो। अगर हम यूजेज की बात करें, इसके यूजेज क्या हैं, तो ये जो होते हैं हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज किए जाते हैं ड्रग डिजाइनिंग में, आइडेंटिफिकेशन करने में मेल्टिंग पॉइंट के, और क्या लोकल एनेस्थेटिक किस केस में, तो चिल्ड्रेन के केस में यूजफुल होते हैं पेन रिलीफ करने के लिए। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। तो हम लोग ये जानते हैं कि पीएच का डिटर्मिनेशन आखिर करना क्यों पड़ता है। तो माना हमारे पास किसी भी प्रकार का एक ड्रग है, तो उस ड्रग की अगर पीएच, हम लोग कोई भी ड्रग किसके बेसिस पे बनाते हैं, इंडिया फार्माकोपिया के बेसिस पे बनाते हैं, तो उसमें अगर पीएच की अमाउंट जितनी दी हुई है उतनी ही हमारे ड्रग की अमाउंट होने चाहिए। इसलिए हम लोग डिटरमाइन करते हैं पीएच का। जो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच है वो 3 केस में किए जाते हैं। पहला पीएच पेपर, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड्स के द्वारा और कैलोरीमेट्रिक मेथड के द्वारा हम लोग डिटर्मिनेशन करते हैं पीएच का। जो हमारा पीएच पेपर का डिटर्मिनेशन होता है, इस केस में क्या होता है कि इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पीएच का मेजरमेंट करते हैं। कैसे, तो हम लोग एक पेपर उसमें से लेते हैं, उसे डिपिंग करते हैं सॉल्यूशन में, और फिर जो चेंज इन कलर आते हैं पेपर पे उसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और इसके बाद उसके कलर को हम लोग डिटरमाइन करते हैं किसके द्वारा, दिए हुए स्टैंडर्ड स्केल के द्वारा। और हम लोग फिर फाइंड आउट कर लेते हैं कि वो कंपाउंड हमारा एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। जो हमारा इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है, इस केस में क्या करते हैं हम लोग, इस केस में क्या होंगे कि हम लोग डिटरमाइन करेंगे किसके द्वारा, इलेक्ट्रोड के द्वारा डिटरमाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रोड किस पे डिपेंड करते हैं, उसके पोटेंशियल पे और हाइड्रोजन के आयन एक्टिविटी पे। ये जो हमारे इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होते हैं ये 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बने होते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड और स्पेशल इलेक्ट्रोड। जो हमारा स्पेशल इलेक्ट्रोड होता है वो क्या होता है, इनक्लोज होता है ग्लास मेम्ब्रेन से, और वो क्या कंटेन करता है, डाइल्यूट HCl भी कंटेन करता है। और जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा पोटेंशियल के तौर पे भी जाना जाता है। अब हम लोग इसके वर्किंग की बात करते हैं। तो वर्किंग में क्या होता है कि जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, एक स्पेशल इलेक्ट्रोड है, ये हमारा लिक्विड हो गया। ये क्या है, थर्मो कंपेंसेटर लगा हुआ है, ये हमारा पीएच से एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ है। एक इलेक्ट्रोड जो है हमारा रीडर से जुड़ा हुआ है, और एक पीएच इंडिकेटर से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग पहले जिस भी लिक्विड का हमें पीएच निकालना होता है उसे हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। इसके बाद ये इलेक्ट्रोड जो ये हमारा स्पेशल इलेक्ट्रोड है, इसमें हमारा HCl प्रेजेंट होता है पहले से, और ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है। तो जैसे ही इसके केस में जो हमारा प्रोब सॉल्यूशन डिफ़र करेगा पीएच के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलेगा यहाँ से, और ये इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या करेगा, ये हमें रीडर के पास जाएगा, और रीडर फिर हमें पीएच सॉल्यूशन का क्या रीडिंग है, एग्जैक्ट रीडिंग हमें बता देगा। यहाँ पे जो थर्मो कंपेंसेटर लगा हुआ है इसका क्या यूज है, तो ये जो होता है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, इसलिए हम लोग थर्मो कंपेंसेटर लगाते हैं, वरना टेम्परेचर की वजह से भी हमें पीएच की रीडिंग में गलत मेजरमेंट मिल सकता है। तो ये हमारा किस बेसिस पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड के बेसिस पे। जो हमारा एडवांटेज है, तो एडवांटेज इसका क्या होता है कि ग्लास इलेक्ट्रोड जो होता है इसमें अफेक्टेड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इसमें होता ही नहीं है, इसलिए ये हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड जो होगा वो अफेक्टेड नहीं होगा। जो हमारा दूसरा पॉइंट है कि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव होने के कारण क्या होता है कि ये हमें एक्यूरेट मेजरमेंट देता है किसी भी लिक्विड का, कि उसकी सॉल्यूशन आखिर एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे। जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि ये सॉल्यूशन जो होता है अनकंटामिनेट होता है, इसमें किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल वगैरह हमें देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम इसमें एडिशन ऑफ किसी भी प्रकार की इंडिकेटर को नहीं करते हैं। और जो पीएच रेंज होता है मेजरमेंट का, ये लार्ज अमाउंट पे हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, तो जो हमारे इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड होता है ये सूटेबल किसके लिए नहीं होता है, तो विस्कस सॉल्यूशन के लिए, जेल्स टाइप सॉल्यूशन के लिए। और किस लिए नहीं होते हैं, क्योंकि ये पुअर आयोनिक मोबिलिटी होती है।
तो अगर इसमें आयन की मोबिलिटी ही नहीं होगी तो हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि हम वहाँ से सिग्नल ही नहीं दे पाएंगे, उस लिक्विड से सिग्नल जो है रीडर तक पहुँचेगा ही नहीं, जिसके कारण हम लोग उसके पीएच को फाइंड आउट कर ही नहीं सकते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है कि इसके जो होते हैं कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कैलोरीमेट्रिक मेथड के। अब हम लोग आगे चलते हैं, कैलोरीमेट्रिक मेथड के बारे में जानते हैं कि कैलोरीमेट्रिक मेथड क्या होता है। तो कैलोरीमेट्रिक मेथड जो होता है ये डिटरमाइन करता है पीएच रेंज 3 से 11 के अंदर ही कैसे दिखाता है, ये कलर चेंजिंग करके दिखाते हैं। और इसकी यूनिट की बात करें तो ±0.2 यूनिट तक ही ये हमें सॉल्यूशन की अमाउंट ले सकते हैं। जो इसमें हमारे सॉल्यूशन होंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, कैलोरीमेट्रिक पेपर को डीप करेंगे। डीप करने के बाद जो उस पेपर में चेंजिंग आएगी उस कलर को हम लोग ऑब्टेन करेंगे और फिर स्टैंडर्ड टेबल हमें दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके कलर को मेजरमेंट करेंगे कि कौन सी कलर आई है। जैसे ही हमें कलर मिल जाएंगे वो हमें पीएच वैल्यू भी बता देंगी कलर के अकॉर्डिंग, और इसके द्वारा हम लोग ये भी डिटरमाइन कर लेंगे कि वो सॉल्यूशन हमारा एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अगर हम एडवांटेज की बात करें, इसकी एडवांटेज क्या है, तो कैलोरीमेट्रिक मेथड जो होता है ये लेस एक्सपेंसिव होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बट कैलोरीमेट्रिक मेथड में क्या कर रहे हैं, बस एक पेपर की यूज चाहिए हमें किसी भी सॉल्यूशन के पीएच को डिटरमाइन करने के लिए, तो इसलिए ये हमारे क्या होते हैं एक्सपेंसिव कम होते हैं। और इसकी अगर हम यूजफुल की बात करें तो एसिड बेस रिएक्शंस क्या नॉन एक्वस सॉल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये ड्रग को एग्जिबिट बफर सॉल्यूशन में नहीं करते हैं। अब हम लोग डिसएडवांटेज के बारे में देखेंगे, इसके कैलोरीमेट्रिक के डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो कैलोरीमेट्रिक के डिसएडवांटेज ये होते हैं कि ये जो होते हैं हमें लेस एक्यूरेट पीएच का मेजरमेंट देता है और लेस कन्वीनियंट होते हैं। जो हमारा सेकंड पॉइंट है ये क्या होते हैं, वैसे सॉल्यूशन के लिए यूज किए जाते हैं जो कि हमारा कलर्ड ना होना चाहिए और ना ही टर्बिड फॉर्म करना चाहिए। अगर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, डिफाइन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर जिसको कि CST भी कहा जाता है। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है जिसमें कि दो सॉल्यूशन एक दूसरे के साथ इमिसिबल है, मिल नहीं रहे, घुल नहीं रहे। तो उस केस में क्या होते हैं, हम एक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। तो उस टेम्परेचर की वजह से जो सॉल्यूशन दोनों मिक्स हो जाए, कम्प्लीटली क्या हो जाए, मिसिबल हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर को हम लोग CST कहते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। जो हमारा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अपर और एक होता है लोअर CST। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपर कंसोलेंट या फिर अपर CST दैट इज क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है। तो इसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो माना हमारे पास फेनॉल वाटर एक सिस्टम है जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि फेनॉल और वाटर क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्सिबल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर 66.8 डिग्री सेल्सियस दिया, वो दोनों क्या होंगे, कम्प्लीटली मिक्स हो जाएंगे। तो जैसे ही ये दोनों मिक्स हो गए, इसी को हम लोग CST के तौर पे एज इसका टेम्परेचर हम लोग नोट कर लेंगे और इसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। और सिमिलरली लोअर कंसोलेट टेम्परेचर में भी होता है कि इस अपर में क्या है, हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, बट लोअर में क्या होगा, हमें मिनिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि 18.5 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर किसी भी, जैसे कि हमने लिया ट्राई इथेलामाइन वाटर सिस्टम, इसकी CST क्या है, 18.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इस केस में क्या होंगे, ये मिसिबल होंगे। लेकिन जैसे ही हम 18.5 डिग्री सेल्सियस से अगर इसकी टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इस केस में क्या हो जाएंगे कि ये इमिसिबल हो जाएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 7 देखेंगे, डिफाइन कॉम्प्लेक्सेस, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लिगेंड और मेटल आयन जो होते हैं रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन बहुत ही एक्सटेंसिवली यूज होने वाला टेक्निक है फार्मास्यूटिकल फील्ड में। इसकी यूज किए जाते हैं तो इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी ऑफ सेवरल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के सॉल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसके यूज किए जाते हैं। कॉम्प्लेक्सेशन जो होता है वो फॉर्म्ड होता है
ट्रांजिशन मेटल के द्वारा और लिगेंड के रिएक्शन से। जो हमारा ट्रांजिशन मेटल होता है उसे डी ब्लॉक मेटल भी कहते हैं, या फिर मेटल दैट इज मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब हमारा क्या है, डी ऑर्बिटल मेटल है। जैसा कि मैंने पहला वीडियो पीरियोडिक टेबल पे बना रखा है जिसमें मैंने डी ऑर्बिटल के बारे में बताया है, और पीरियोडिक टेबल के जितने भी ब्लॉक है उन सभी का डिस्कशन मैंने उस वीडियो में कर रखा है। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन 3 वेज में किए जाते हैं। एक मेटल कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस, एंड थर्ड वन इज इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। जो हमारा मेटल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें हमारा आ जाता है इनऑर्गेनिक टाइप, चिलेट्स, ऑल्फेन, एरोमेटिक टाइप। जो हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स रहते हैं वो ड्रग एंड कैफीन कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर टाइप, पिक्रिक एसिड टाइप और क्यूनिन हाइड्रोन टाइप। जो हमारे थर्ड है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या है, चैनल टाइप है, लेयर टाइप है, कैथरेट्स और मोनो मॉलिक्यूलर टाइप। अब हम लोग आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि है एक्सप्लेन मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे 10 नंबर के क्वेश्चन में ज़रूर से ज़रूर आएंगे। ये क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम में लगभग सभी ईयर में पूछे ही जाते हैं। तो जो हमारे मेजरमेंट किए जाते हैं सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन का, ये 5 प्रकार से होते हैं। कैपिलरी राइज मेथड, ड्रॉप मेथड, ड्रॉप वेट मेथड, विल्मे प्लेट मेथड और रिंग डी अटैचमेंट मेथड। कैपिलरी राइज मेथड में क्या होता है कि हम लोग कैपिलरी मेथड को प्लेस्ड करते हैं लिक्विड में, एक बीकर के साथ जो रखा हुआ होगा उसमें क्या होंगे, लिक्विड जो होंगे ऊपर की तरफ आएंगे। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से जो है हमारा लिक्विड इन करेगा कैपिलरी ट्यूब में अपर की ओर। ये हो रहे हैं एडहेसिव फोर्स के कारण, क्योंकि एडहेसिव फोर्स जो है लिक्विड के बीच का वो यहाँ पे ज़्यादा है, किसके कंपेयर में, कोहेसिव फोर्स के कंपेयर में। कोहेसिव फोर्स क्या होता है कि कोहेसिव फोर्स अगर किसी भी सब्सटेंस की बात करें तो आपस में लगने वाले, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल हैं तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेंगे उन्हें कोहेसिव फोर्स करेंगे। लेकिन अगर वही वाटर के ऊपर अगर एयर है तो उन दोनों के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं उन्हें हम लोग एडहेसिव फोर्स कहते हैं। जो लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में जो ऊपर जा रही है कैपिलरी ट्यूब मेथड में, वो कब तक ऊपर जाती रहेंगे, जब तक कि वो बैलेंस ना हो जाए एज अ ग्रेविटी फोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है उसके इक्वल ना हो जाए, तब तक वाटर जो है कैपिलरी ट्यूब में मूव करती रहेगी। जैसे कि माना हमने कैपिलरी ट्यूब में h हाइट तक जो है वाटर जो है कैपिलरी ट्यूब में इन कर गई है, तो वो अपवर्ड फोर्स होंगे और डाउनवर्ड फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वो वाटर अपर की ओर जाना रुक जाएगा। अब हम लोग डेरिवेशन देखते हैं कि इसके डेरिवेशन कैसे किए जाते हैं। तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स मैंने बताया कि इक्वल हो जाएंगे तो पानी जो होंगे कैपिलरी ट्यूब में जाना बंद हो जाएगा। तो उस केस में क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 2πr गामा कॉस थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स जो लग रहे हैं हमारे, फोर्स इज इक्वल टू mgh प्लस w, डेट इज वेट ऑफ द लिक्विड, और mgh जो है हमारा वो पोटेंशियल एनर्जी है। 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्यूब है, जो हमारा गामा होता है वो सरफेस टेंशन को रिप्रेजेंट करता है, और कॉस थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विथ कैपिलरी ट्यूब। हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो जो यहाँ पे रो दिखाया गया है, ये रो क्या शो करे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, m मास v वॉल्यूम। तो यहाँ से हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, m इज इक्वल टू रो पाई आर स्क्वायर। ये कैसे आएगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हमने लिखा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग m का वैल्यू जो है निकाल लें। क्यों निकाल लें, ताकि इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करें और एक नया इक्वेशन का हम लोग फॉर्मेशन करें। तो यहाँ मैंने थर्ड इक्वेशन को सेकेंड में पुट कर दिया है, तो यहाँ से हमें इक्वेशन 4 मिल रहे हैं। 4 इक्वेशन में क्या मिलेंगे हमें, फोर्स इज इक्वल टू रो डॉट पाई आर स्क्वायर mgh, जो हमारा m था वो m का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया gh प्लस w।
अब हम लोग जानते हैं कि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों के यहाँ इक्वल हो चुके थे, तो हम लोग इक्वेशन 4 को, और जो हमने इक्वेशन अभी सबसे पहले अपवर्ड फोर्स का बनाया था फर्स्ट वन, उसे हम लोग यहाँ पे लिखा है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन फोर्थ है। इन दोनों को मैंने इक्वल किया। क्यों किया? क्योंकि अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स दोनों ही इक्वल हैं। इस केस में फिर पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या हो गए? कट गए। तो यहाँ से हम लोग को मिला 2 गामा कॉस थीटा रो डॉट जी एच प्लस डब्ल्यू। यहाँ से हम लोग सरफेस टेंशन निकाल लेंगे, जो कि हमें मिल चुका है। ये सरफेस टेंशन है। जो रो की बात कर रहे हैं वो हमें डेंसिटी को शो करेंगे। गामा सरफेस टेंशन, जी ग्रेविटेशनल फोर्स, एच जो है हाइट ऑफ द राइजिंग फ्लूइड, आर रेडियस ऑफ द राइजिंग फ्लूइड एंड डब्ल्यू इज द वेट। अब हम लोग सेकेंड में चलते हैं, ड्रॉप काउंट मेथड। ड्रॉप काउंट मेथड में क्या होता है कि इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे स्फेल्गोमैनोमीटर, ये क्या होता है? ये एफ टाइप का ट्यूब होता है और इसमें बीच में क्या, ये एक बल्ब टाइप के हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ नीचे से पानी या फिर वैसे लिक्विड को इन करेंगे जिसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है। तो यहाँ से वाटर को हम लोग ने ए तक फिल करना है सबसे पहले। और जो ड्रॉप काउंट मेथड में क्या करेंगे कि उसके ड्रॉप जितने गिरेंगे उसे हम लोग काउंट करेंगे। जितने भी ड्रॉप होंगे उसे हम लोग काउंट करके उसे एक कॉपी पे लिख लेंगे। सेकेंड केस में क्या करेंगे कि जिसका हमें सरफेस टेंशन पता है उसे फिर हम इस इंस्ट्रूमेंट में भरेंगे और फिर क्या करेंगे, उसके काउंट को गिनेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग सरफेस टेंशन निकालते हैं। सरफेस टेंशन फॉर काउंट मेथड के लिए ये वाले फार्मूला होता है। और जो हमारा सेकेंड है ड्रॉप वेट मेथड, इसमें भी बहुत ही ईजी है। इसमें क्या करना है, काउंट नहीं करना है, उसमें जो जितने भी वाटर होंगे उसे वेट करना है। तो जिसका सरफेस टेंशन हमें निकालना है उसे क्या करना है, इस इंस्ट्रूमेंट में ये पॉइंट तक भर लेना है। इसके बाद फिर उस केस में हम लोग उसके वेट को मेज़र करेंगे और फिर सेकेंड लिक्विड वो लेंगे जिसके हमें सरफेस टेंशन पता होंगे, उसे भी सेम प्रोसेस करके फिर हम लोग ड्रॉप काउंट मेथड वेट मेथड को भी निकाल लेंगे। इसके फार्मूला भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि कैसे पुट करना है। अब तीसरा जो है हमारा वो है वेलमी प्लेट मेथड। वेलमी प्लेट मेथड में क्या होता है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, जिस सॉल्यूशन में जिसका हमें सरफेस टेंशन निकालना है वो लिक्विड रखा हुआ है। उस लिक्विड में क्या करेंगे हम लोग, एक टॉर्सन बैलेंस मीटर लगाना है एक रेक्टेंगुलर प्लेट से और उसे इस लिक्विड के सरफेस पे क्या करना है, टच करवाना है। जैसे ये टच होगी इस पे क्या होंगे, सरफेस टेंशन नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये नीचे की तरफ खींचेंगे हम लोग टॉर्सन को एबव उस सरफेस से रिमूव कर देंगे, उसे डी अटैच कर देंगे। जैसे ही हम लोग इस सरफेस से इस रेक्टेंगुलर प्लेट को हटाएंगे हमें एक टॉर्सन मीटर में चेंजिंग देखने को मिलेगी। उस चेंजिंग के द्वारा ही हम लोग पता करते हैं कि उस लिक्विड का सरफेस टेंशन कितना होगा। जो हमारा फिफ्थ है वो है रिंग डी अटैचमेंट मेथड। रिंग डी अटैचमेंट मेथड में क्या करते हैं, ये भी सेम वैसा ही है किसके तरह, वेलमे प्लेट मेथड की तरह, बस इसमें प्रोसेस थोड़ा अलग है। इसमें जैसे कि लिक्विड हमें जिसका सरफेस टेंशन निकालना है वो रख दिया है, प्लेटिनम गोल्ड हमने एज इट इज़ जैसे वेलमे प्लेट मेथड में लिया था वो लिया है। और यहाँ पे ये जो अटैच्ड है ये एक मीटर से अटैच्ड है। और फिर सिमिलरली इसे इस सरफेस पे वाटर के सरफेस पे इस प्लेटिनम को पहले अटैच करना है। जैसे ही अटैच होंगे इस पे सभी तरफ से सरफेस टेंशन लगना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही इस पे फोर्स लगना स्टार्ट होगा हम इसे एबव ऊपर की तरफ इसे खींच लेंगे, उसे डी अटैच्ड कर देंगे। जैसे ही हम लोग इसे डी अटैच्ड करेंगे हमें एक चेंजिंग देखने को मिलेगी मीटर में और उस चेंजिंग को हम लोग नोट करेंगे और वही हमारा सरफेस टेंशन होगा उस लिक्विड का। तो आज हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के वो हम लोगों ने जान लिया।